हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म 1.0 में। मैं जेपी सर, है ना, जीएस गुरु। एक बार फिर से यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में जो थोड़ा बहुत रह गया था, है ना, हम लोग जो पढ़े थे वो फैक्ट्री के बारे में समझ रहे थे कि फैक्ट्री क्या होती है। उसी के आगे आज हम लोग क्या करें, बढ़ेंगे। उसके आगे क्या होगा, जो बचा हुआ है उसको हम लोग आगे देखेंगे कि और किन किन शक्तियों का, है ना, यहाँ पर जो आया था पुर्तगाली जो व्यापारी जो आए थे, पुर्तगीज व्यापारी, उसके बारे में जो बचा हुआ था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग समझ गए थे, वास्को डिगामा के बारे में समझ गए थे। वास्को डिगामा का मकसद क्या था यहाँ आने का। तो वास्को डिगामा का जो मकसद था वो मिर्च का व्यापार करने का, है ना, मिर्च व्यापार करने का। वास्को डिगामा कौन सा मिर्च, काली मिर्च का, यानी कि मसाला का व्यापार करने का वास्को डिगामा का वहां पर ये यहाँ से व्यापार करने के बारे में सोचा। इसका एक मकसद, एक और मकसद क्या था, ईसाई धर्म स्थापित करना। एक तो मसाला व्यापार करना ही था, मसाला का व्यापार, और एक एक और क्या था, ईसाई धर्म स्थापित करना। तो हम लोग समझ गए थे कि वास्को डिगामा कैसे आया था। वास्को डिगामा के बारे में हम लोग जो पढ़े हैं उसमें यह बताया है कि 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत पहुंचा। 1498 ईस्वी में जब वास्को डिगामा भारत पहुंचा तो कहाँ पहुंचा, तो भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। और वहां पर जो स्वागत किया उसका नाम था उस समय वहां का शासक जमोरिन। तो जमोरिन ने उसको स्वागत किया था, जिसका विरोध भी किया था। कौन? उसका विरोध किया था अरब व्यापारियों ने, क्योंकि उसकी आर्थिक क्या थी, क्षति हो रही थी। आर्थिक लाभ का नहीं पूरा होता, क्योंकि वो पहले से व्यापार यहाँ पर कर रहा था। आप तो समझ रहे हैं। तो उसके बाद ही, है ना, 1503 ईस्वी में बताए थे कि एक फैक्ट्री की भी स्थापना किया था, है ना। कौन किया था? अल्बुकर्क ही किया था। उस समय फैक्ट्री के बारे में बताए थे कि फैक्ट्री किसे कहते थे। तो फैक्ट्री जो था वो कोई उत्पादन केंद्र नहीं था, वस्तु का उत्पादन केंद्र नहीं था। फैक्ट्री फैक्ट्री क्या था, एक तरह से भंडार गृह था, है ना। फैक्ट्री के बारे में, यूरोपियों के बारे में तो फैक्ट्री क्या था, एक भंडार गृह था ना, या भंडारण गृह। भंडारण गृह था, यहाँ पर वस्तु को रखा जाता था। यहाँ पर क्या, वस्तु को रखा जाता था, और यहीं पर उनका आवास भी रहता था। आवास, ऑफिस, कार्यालय जो समझिए सब यहीं पर। और एक ये क्या था, एक किले बंद के रूप में था। पूरा किला, है ना, पूरा चारों तरफ से ये घिरा हुआ था। उसी को हम लोग क्या कहते थे, फैक्ट्री कहते थे। समझ आया। केवराल के बारे में थोड़ा सा भी पढ़े हम लोग कि केवराल 1500 ईस्वी में आया था। उसका ज्यादा कोई योगदान नहीं रहा, लेकिन केवराल 1500 ईस्वी में आया था, और उसके बाद, है ना, वो चला गया। उसके बाद दोबारा जो वास्को डिगामा आया था, है ना, कब आया था, तो 1502 ईस्वी में। ये सभी का चर्चा कर लिए थे। लेकिन पुर्तगाली वास्को डिगामा, है ना, जो वास्को डिगामा थे, उनसे पहले भी नए मार्ग की खोज के चक्कर में कौन आए थे, कौन आए थे? तो उनका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। लेकिन वो भारत नहीं पहुंच पाए थे। सॉरी, वो भारत नहीं पहुंच पाए थे। वो अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से ही वो चले गए थे। मतलब जिस जगह पर वो पहुंचे थे उसका नाम रखा गया था, केप ऑफ गुड होप नाम दिया गया था। वहीं से वो लौट गए थे। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे इसका, फ्रांसिस्को द अल्मीडा का। किसका पढ़ेंगे? फ्रांसिस्को द अल्मीडा का। एक क्रम भी बताए थे कि पहले कौन आया था। वास्को डिगामा पहले आ गए थे। वास्को डिगामा के बाद केवराल आया। केवराल के बाद फिर वास्को डिगामा आया। अब फिर के वास्को डिगामा के बाद फिर कौन आया? फ्रांसिस्को द अल्मीडा आया। और फ्रांसिस्को द अल्मीडा के बाद कौन आया? तो फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क आया था। अल्फांसो द अल्बुकर्क आया था। अल्फांसो द अल्बुकर्क के बाद कौन आया था? तो निनो डे पुनः आया था। ये सभी हम लोग, है ना, ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद ही जो है कि किसका चर्चा करेंगे, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा का। किसका? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। तो फ्रांसिस्को
द अल्मीडा। तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा का हम लोग अध्ययन करेंगे कि फ्रांसिस्को द अल्मीडा का यहाँ आने का मकसद क्या था। फ्रांसिस्को द अल्मीडा को यहाँ आने का मकसद क्या था। और ये अल्मीडा जो था ये प्रथम पुर्तगाली था जिसको वायसराय बनाकर भेजा गया था वहां के सरकार के द्वारा। ये जानना जरूरी है। तो पहला ही प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपसे कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय है ना, प्रथम पुर्तगाली वायसराय है ना जो भारत आया था। तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, यही है ना, प्रथम पुर्तगाली वायसराय। प्रथम पुर्तगाली वायसराय था है ना कौन, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा। इसका याद रखिएगा कि कब आए और कब गया। तो ये जो है कि 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक ये यहाँ पर रहा था। 1505 से 1509 ईस्वी तक यहाँ पर रहा था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसका मेन उद्देश्य क्या था। इसका मेन उद्देश्य जो था, मेन उद्देश्य इसका यह था कि शांतिपूर्वक व्यापार करना। क्या था इसका मेन उद्देश्य, शांतिपूर्वक व्यापार करना था। शांतिपूर्वक व्यापार करना था, शांतिपूर्वक व्यापार करना था, इसका मेन उद्देश्य था। और इसी तरह के शांतिपूर्वक व्यापार स्थापित करने के लिए है ना यहां पर एक नीति अपनाया फ्रांसिस्को द अल्मीडा। यहां पर एक नीति अपनाया, उस नीति को कहते हैं ब्लू वाटर नीति या शांत जल की नीति। कौन सा नीति, ब्लू वाटर नीति, या इसी को कहते हैं या शांत जल की नीति, शांत जल की नीति। अब शांत जल की नीति क्या था, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था, यानी शांत जल की नीति क्या था। इसमें वहां के सरकार के द्वारा यह कहा गया कि जो फैक्ट्री की स्थापना हो रहा है, मतलब कि जो किला का एक निर्माण हो रहा है, समझिए एक तरह से, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि किला के है ना चारों तरफ से घेर कर ही हम उसमें सिर्फ रहने की व्यवस्था करें और उतनी दूर तक ही मेरा साम्राज्य स्थापित हो, व्यापार रहे। तो इसका मकसद ये था, प्रथम वायसराय जो बनाकर भेजा गया इनको, तो जो ब्लू वाटर नीति के तहत एक उद्देश्य, इसका एक मतलब कि पॉलिसी, इस पॉलिसी के तहत ये कहा गया कि मेरा व्यापार जो है कि पानी में भी सुरक्षित होना चाहिए, जो आसपास के सागर हैं और उसमें भी मेरा सुरक्षित होना चाहिए, वहां पर भी किसी को हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यानी कि उस भारत के नीचे देखिएगा कि हिंद महासागर क्षेत्र है, तो हिंद महासागर में अपना व्यापार है ना स्थापित करने के लिए ही एक नीति को अपनाया जिसका नाम था ब्लू वाटर नीति। समझ आया क्या था ब्लू वाटर नीति, क्या था, समझ में आ गया होगा क्या था। तो हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जो एक नीति लाया, उस नीति को कहते हैं ब्लू वाटर नीति। तो शांत जल की नीति कौन अपनाया, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा। तो ये फिर क्या हुआ कि इसने अपना सेना को भी वर्चस्व है ना, सेना वर्चस्व बढ़ाया, सेना का वर्चस्व बढ़ाया। यहाँ पर इस समय देखिएगा कि कब मतलब कि दिखाई देता है कि सेना इसका मजबूत था। तो इसने क्या किया, 1509 ईस्वी में, 1509 ईस्वी में देखिएगा फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1509 ईस्वी में क्या करता है कि एक संयुक्त मुस्लिम सेना था, तो संयुक्त मुस्लिम सेना को, संयुक्त मुस्लिम सेना को इसने क्या किया, इसने पराजित किया। संयुक्त मुस्लिम सेना को क्या किया, इसने पराजित किया। और ये जो पराजित किया है ना,
ये अपना इसी में इसने दिखा दिया कि मेरा नौसेना कितना मजबूत है। तो इस समय पुर्तगालियों का जो था नौसेना बहुत मजबूत थी, क्योंकि नौसेना के बल पर ही क्या किया, इसे पराजित किया, इसे पराजित किया था, है ना। नौसेना के बल पर ही इसे क्या किया, पराजित किया था। तो समझ में आया। तो इसने नौसेना की श्रेष्ठता स्थापित की। फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने नौसेना की प्रति क्या किया, नौसेना क्षमता दिखाया कि देखो मेरे पास भी सेना है। तो श्रेष्ठता क्या क्या, नौसेना श्रेष्ठता को क्या किया, स्थापित किया था, स्थापित किया। कौन क्या था, तो ये सब कौन क्या, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। सुना रहा बात को। तो समझ में आ गया होगा कि ब्लू वाटर नीति कौन अपनाया। ब्लू वाटर नीति था क्या, तो हिंद महासागर में व्यापार को बढ़ाने नियंत्रण करने के उद्देश्य से ही एक नीति अपनाया, उसे ब्लू वाटर नीति कहते हैं। अब इसके बाद जब श्रेष्ठता स्थापित हो गई, तो उसके बाद पुनः एक और जो है कि भारत में पुर्तगालियों का जो आगमन होता है, उसी में एक और थे जिनका नाम था ये अल्फांसो द अल्बुकर्क। क्या नाम था, अल्फांसो द अल्बुकर्क। अब उनके बारे में समझेंगे। अल्फांसो अल्फांसो द अल्बुकर्क। तो हम समझेंगे क्या, अल्फांसो द अल्बुकर्क। इसके नेक्स्ट पेज में लेकर चल जाता है, ज्यादा अच्छा रहेगा। अल्फांसो द अल्बुकर्क। अब हम लोग जो पढ़ेंगे अल्फांसो द अल्बुकर्क के बारे में, तो अल्फांसो द अल्बुकर्क यहाँ पर जो आया था, वो कब आया था, तो 1509 ईस्वी में। कब आया था, 1509 ईस्वी में, और 15 तक रहा था, है ना। ईस्वी याद रखिएगा। इसे भारत में भेजा गया, है ना। पुर्तगीज शक्ति का इसको एक तरह से कहा जाता है कि वास्तविक संस्थापक था। जब इसको भारत में भेजा, इसको कहा जाता है कि पुर्तगीज शक्तियों का एक ये क्या था, वास्तविक संस्थापक था ये। तो यही से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। वास्तविक पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, वास्तविक, यहां तक ध्यान रखिएगा। जो फ्रांसिस्को द अल्मीडा तो प्रथम बसराय था, प्रथम बसराय के रूप में, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था, अल्फांसो द अल्बुकर्क था। अल्फांसो द अल्बुकर्क था। इसने क्या किया कि कोचीन में अपना मुख्यालय बनाया था। क्या क्या था, इसने कोचीन में मुख्यालय बनाया, और आते के साथ इसने क्या किया, इसने इसने ये सोचा था कि अब जब भारत में हम जा रहे हैं, तो अपना साम्राज्य को क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। पूरा साम्राज्य स्थापित करने के बारे में ये सोच लिया था। तो साम्राज्य स्थापित करने के लिए बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कह दिए साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। तो साम्राज्य स्थापित करने के लिए उसका सहयोग देने वाला होना चाहिए। तो अब जिस देश में अगर आप जा रहे हैं, वहां तो आपका कोई है नहीं, इसका मतलब कि वहीं के आदमी को आपके साथ आप अपने साथ मिलाना पड़ेगा। तो वहीं के आदमी को कैसे साथ में रखेंगे, ये बहुत चुनौती थी। इस समय देखिएगा कि इसने क्या किया कि कुछ एक जगह का नाम था जिसका नाम था गोवा। गोवा का नाम सुने होंगे, अभी भी सुनते होंगे, है ना। बहुत लोग
जब शादी कर लेते हैं तो वहाँ पर घूमने उमने के लिए जाते हैं, जिसको हम लोग हनीमून भी कहते हैं, है ना। तो जो शादी कर लिए हैं उनको ये पता होगा। और बाकी तो हाँ, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बता भी नहीं सकते हम। लेकिन गोवा एक बहुत सुंदर जगह है ना, तटीय शहर है गोवा, तटीय राज्य है। आप लोग घूम सकते हैं, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन घूमने का ये नहीं हो कि एकदम शादी होगा तब ये जाएंगे, अभी भी जा सकते हैं आप घूमने के लिए, है ना। तो गोवा में, है ना, गोवा के बारे में कहा जाता है कि ये जो अल्फांसो द अल्बुकर्क था, वो 1510 ईस्वी में क्या किया, बीजापुर का एक शासक था, है ना। 1510 ईस्वी में क्या किया, बीजापुर के शासक जिसका नाम था क्या, यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह। तो यूसुफ आदिल शाह से क्या किया, है ना, इसने गोवा से क्या, गोवा को क्या क्या छीन लिया, यानी कि 1510 में क्या क्या, गोवा पर अधिकार कर लिया, गोवा पर अधिकार कर लिया, गोवा पर अधिकार कर लिया। कब, 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इसने क्या किया, कुछ और जगहों पर इसने अपना वर्चस्व कायम किया, उसको मतलब अपने में मिला लिया। वहीं पर देखिएगा कि 1511 ईस्वी में, कब, तो 1511 ईस्वी में, यहाँ पर 1511 ईस्वी में मलक्का, क्योंकि नौसेना इसका मजबूत था उस समय, तो ये सब क्या है, सभी लोग समुद्र में ही है, पानी के एरिया में, है ना। तो मलक्का, और एक और था 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में स्थित, फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज, होर्मुज द्वीप पर क्या क्या अधिकार कर लिया, होर्मुज द्वीप पर क्या क्या अधिकार कर लिया। इस तरीके से आप देखिएगा कि गोवा पर भी अधिकार कर लिया, मलाक्का पर भी अधिकार कर लिया, और होर्मुज द्वीप पर भी अधिकार कर लिया। तो एक तरह से इसका साम्राज्य धीरे धीरे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, इसका साम्राज्य क्या था, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। लेकिन इससे भी बात नहीं बनी, तो और कुछ विचार आया मन में। मन में क्या विचार आया कि अगर यहाँ पर रहना है तो यहीं के लोगों को साथ चाहिए। यहाँ के लोगों के साथ होने के लिए क्या किया कि यहाँ के महिलाओं को, यहाँ के महिलाओं से क्या किया, है ना, हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति को अपना लिया। तो हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति को, है ना, भारतीय हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति, विवाह करने की नीति को अपनाया, है ना। कौन अपनाया, तो अल्फांसो द अल्बुकर्क, कौन अपनाया, है ना, अल्फांसो द अल्बुकर्क। इसने इसको प्रोत्साहित किया, बढ़ावा दिया कि जो भी यहाँ पर पुर्तगाली लोग आते हैं वो किसी ना किसी हिंदू महिलाओं से विवाह अवश्य करें, क्योंकि जैसा ही विवाह होगा उससे, है ना, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ेगी, है ना, और वो जनसंख्या क्या होगा, वो मेरा साथ देगा। बात को इसी तरह से, है ना, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बहुत बड़ा काम किया। और इसके बाद नीनो डी कुन्हा साहब आते हैं। कौन आते हैं, नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा आते हैं। नीनो डी कुन्हा कब आते हैं, तो 1529 ईस्वी में। इसके पहले बहुत लोग थे, है ना। तो जिनका चर्चा उनका करना चाहिए जो कुछ ना कुछ जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ ना कुछ किए होंगे। ठीक है, तो नीनो डी कुन्हा आते हैं कब, 1529 ईस्वी में। कब आते हैं, 1529 ईस्वी में
अब 1529 ईस्वी से ये कब रहते हैं? 38 तक ये रहते हैं। कब? 38 तक ये यहाँ पर रहते हैं। कि देखिएगा इसने क्या किया इसने अपना मुख्यालय जो था वो ये अल्बुकर्क कहाँ बनाया था? मुख्यालय कोचीन। अल्बुकर्क मुख्यालय कहाँ बनाया था? कोचीन बनाया था अल्बुकर्क। लेकिन इसने मुख्यालय क्या किया? कोचीन से कहाँ स्थापित कर दिया? तो गोवा। कोचीन से निनोरे कुन्हा अपना मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। कोचीन से गोवा है ना स्थानांतरित किया। और यहीं पर देखिएगा कि 1534 ईस्वी में, यहीं पर देखिएगा 1534 में किसको? कोचीन। अब 1535 ईस्वी में द्वीप। 1534 ईस्वी में कोचीन और 1535 ईस्वी में द्वीप, है ना? द्वीप क्या किया? ये अधिकार कर लिया द्वीप, है ना? द्वीप को क्या किया? ये अधिकार किया, द्वीप पर अधिकार किया। और इसी समय क्या हो रहा था कि इसी को लेकर द्वीप पर अधिकार कर लिया और इसी को लेकर है ना, इसी को लेकर एक विवाद उत्पन्न हो गया। वहां के शासक थे, गुजरात के शासक थे। तो गुजरात के जो शासक थे, गुजरात के शासक इस समय कौन था? बहादुर बहादुर शाह। गुजरात के शासक कौन थे? बहादुर शाह। तो बहादुर शाह को से इसी पर क्या हो गया था? इसी चीज को लेकर क्या था? बातचीत कर रहा था, है ना? समुद्र में एक नाव पर, है ना, इसका लेकर एक बातचीत चल रहा था। और इसी समय क्या हुआ? समुद्र में जो बातचीत चल रहा था, तो इस समय क्या हुआ कि जो उस जहाज पर जो बैठे हुए थे, जो 1 मिनट, जो गुजरात के शासक थे, बहादुर शाह से इस पर चर्चा हो रही थी। और इसी समय क्या हुआ? जो नाव पर एक कोई व्यक्ति था, है ना, उस नाव पर कोई व्यक्ति था जो बहादुर शाह को धक्का दे देता है। और जब बहादुर शाह को धक्का दे देता है तो उसी समुद्र में ये डूबकर क्या होता है? यहाँ पर, है ना, ये क्या होता है? बेचारा मर जाता है। क्या होता है? मर जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अल्बुकर्क क्या क्या साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया था, है ना? 1500 मलक्का 1515 ईस्वी में किसको? तो होर्मुज द्वीप पर अधिकार है। इन्होंने क्या किया? 1534 में कोचीन और 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया, है ना? और गुजरात के शासक बहादुर शाह से क्या होता है? वो इस पर विवाद हो जाता है। नाव पर बैठक होती है ना? इस पर कुछ चर्चा हो रहा था, लेकिन कोई व्यक्ति धक्का देता है और वो समुद्र में गिरकर मर जाता है। उसके बाद देखिएगा कि पुर्तगाली जो है, पुर्तगाली निनो डी कुना, वो मद्रास, कहा? तो मद्रास में सेंटो में, मद्रास में एक सेंटो में जगह है। तो मद्रास में सेंटो में, मद्रास में सेंटो में, सेंटो में, मद्रास में सेंटो में। और कौन था? एक और जगह का नाम है बंगाल में, है ना? एक और बंगाल में हुगली। बंगाल में कौन? हुगली। बंगाल में हुगली, सेंटो में और बंगाल में हुगली। क्या क्या इन्होंने वाणिज्य का विस्तार कर दिया।
मतलब व्यापार को और फैला दिया। टिंटो में और हुगली तक क्या क्या, यह व्यापार को फैला दिया। लेकिन इसी समय देखिएगा कि जो पुर्तगाली जो लोग थे इस समय हुगली में क्या कर रहा था, लूटपाट करता था। हुगली में क्या करता था, लूटपाट करता था। और इसी लूटपाट के क्रम में क्या हुआ कि उस समय जो शासक था, है ना, मुगल शासक शाहजहां। कौन था, मुगल शासक शाहजहां। तो जो लूटपाट करता था, तो मुगल शासक शाहजहां ने हुगली से पुर्तगालियों को क्या किया, पुर्तगालियों को भगा दिया। और ये काम कब किया गया था, पुर्तगालियों को, है ना, शाहजहां ने कब हुगली से भगाया था? क्योंकि ये यहाँ पर चोरी डकैती करना शुरू कर दिए थे। जो भी जहाँ जाता था, है ना, उसको क्या करता था, लूट लेता था। इसलिए शाहजहां ने वहां से इसको भगा दिया। कब भगाया था, तो 1632 ईस्वी में, है ना। कब, तो 1632 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में। तो बात को ध्यान में रखना है कि हुगली से पुर्तगालियों को किसने भगाया, कब भगाया, तो 1632 ईस्वी में, है ना, शाहजहां ने, 1632 ईस्वी में शाहजहां ने भगाया। इस तरह से धीरे धीरे वर्चस्व से बढ़ते चला गया। वर्चस्व से बढ़ते बढ़ते जो है कि आगे हम लोग देखेंगे कि इसका पतन का कारण क्या था, है ना। पतन के कारण के बारे में समझेंगे। तो पतन के कारण से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि पुर्तगाली जो था उसका और कहाँ कहाँ केंद्र बना। तो पुर्तगाली का जो केंद्र था आपका गोवा में भी था, गोवा हम लोग देख ही लिए, दमन में भी था, द्वीप में भी था, और सेंटो में हम लोग देख ही लिए। तो ये सब क्या था, ये सब सभी पुर्तगाली का क्या था, केंद्र था ना। तो अगर पुर्तगालियों का केंद्र के रूप में देखें, पुर्तगालियों का केंद्र तो कहाँ कहाँ था, गोवा हो गया, सेंट टोमे हो गया, है ना, सेंट टोमे। वो यहाँ पर की दमन द्वीप जो भी समझे ना, बहुत सारा अभी आप लोग दिखाया है ना, दमन द्वीप, ये सब जगह पर क्या था, पुर्तगालियों का केंद्र था। ठीक है। अब यहाँ से पुर्तगाली का दमन देखेंगे कि पुर्तगालियों का प्रभुत्व, है ना, कैसे खत्म हुआ, पतन कैसे हुआ, पुर्तगालियों का प्रभुत्व का पतन कैसे हुआ। ठीक है। पुर्तगालियों के प्रभुत्व का पतन, प्रभुत्व का पतन, पुर्तगालियों के प्रभुत्व का पतन कैसे हुआ, तो क्यों हुआ, तो आपको लग रहा होगा क्यों हुआ, लेकिन बोल नहीं पा रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। तो पहला तो कारण यही देखिएगा कि लूटपाट। उस समय मुगल समाज भी तो था, और लूटपाट को कोई बर्दाश्त करेगा? अगर आप ही के घर में कोई लूटने लगा तो आप बर्दाश्त कीजिएगा? बिल्कुल नहीं, है ना। तो लूटपाट इसका एक कारण जो बना, तो जो लूटपाट की नीति अपनाया, तो साम्राज्य के पतन का कारण ये सबसे एक तरह से समझिए कि प्रमुख कारण के रूप में था। तो लूटपाट, है ना, लूटपाट की नीति का, है ना, पहला समझ लेते हैं क्या, लूटपाट, लूटपाट नीति को जो अपनाया, ये भी क्या था, इसका एक कारण बना, पुर्तगालियों के प्रभुत्व का कारण बना। एक आता है, एक प्रणाली अपनाया था, उसका नाम था कार्टेज आर्मेडा काफिला नीति। कार्टेज आर्मेडा काफिला नीति, कार्टेज आर्मेडा काफिला नीति। ये था क्या, ये नीति कैसी नीति थी, कार्टेज काफिला, है ना, आर्मेडा काफिला नीति, ये आखिर कैसा नीति था? तो इस नीति के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये एक ऐसी नीति थी, तो मान के चलिए कि अगर हिंद महासागर से अगर या समुद्र से अगर व्यापार करना हो, है ना, तो उसके लिए क्या होता था कि शुल्क अदा करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, शुल्क अदा करना पड़ता था, है ना। हिंद महासागर से अगर व्यापार करना हो, कोई भी अगर व्यापार करना चाहता है तो
तो जो हिंद, इसके लिए क्या कहे, जो हिंद महासागर से व्यापार करने के लिए है ना, क्या जरूरत होता, एक पास की जरूरत होती थी। एक तरह से समझिए, एक पास की जरूरत होती थी, एक पास की जरूरत होती थी। तो ये जो जिसको पास मिलता था ना, जो हिंद महासागर अगर अगर पार करना है, तो ये नीति को अपनाना पड़ता था, कार्टेज मेरा काफिला पर, है ना। तो कार्टेज मतलब कि एक तरह से कार्टेज का मतलब होता है ये पास, है ना। इसका मतलब क्या होता है, पास। ये पास को लेना पड़ता था, और जब जो इस पास को नहीं लेता था, उसको वो क्या करता था, उस जहाज को पुर्तगाली लोग क्या करता था, लूट लेता था। उस जहाज को क्या करता था, पुर्तगाली लोग लूट लेता था। लेकिन जो इसको प्राप्त कर लेता था, है ना, उसको जाने देता था, और जो इसको प्राप्त करता था उसके लिए एक और उस बंधक था। वो सभी चीज का व्यापार नहीं कर सकता था। क्या, वो सभी चीज का व्यापार नहीं कर सकता था, सिर्फ और सिर्फ किसका व्यापार कर सकता था, तो समझिए यहां पर, तो काली मिर्च किसका किसका नहीं कर सकता था व्यापार, तो काली मिर्च, बारूद रूद, है ना, ये सब को क्या करता था, ये सब का व्यापार करने के लिए क्या था, मनाही था, है ना। गोला बारूद का व्यापार नहीं कर सकता था, समझे, गोला बारूद का व्यापार नहीं कर सकता था। समझिएगा बात ध्यान से, कि कार्टेज पद्धति के तहत, है ना, काली मिर्च, बारूद और गोला का क्या कहता, व्यापार नहीं कर सकता था, व्यापार नहीं कर सकता था। समझा बात को, ठीक है। और कोई दिक्कत, चलिए। तो यहां पर हम लोग इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, कि कार्टेज पद्धति के बारे में समझ लिए हैं, है ना, सब कुछ समझ लिए हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और समझेंगे, कि 1686 ईस्वी में क्या हुआ, 1686 ईस्वी में, तो 1686 ईस्वी में चटगांव, क्या नाम था, चटगांव। चटगांव 1686 ईस्वी में चटगांव से क्या क्या समुद्री लुटेरों को औरंगजेब ने भगा दिया, समुद्री लुटेरों को कौन भगाया, औरंगजेब। और उस समय समुद्री लुटेरा कौन था, पुर्तगाली ही था। उस समय समुद्री लुटेरा कौन था, पुर्तगाली ही था। और कार्टेज पद्धति लेने के लिए कुछ शुल्क अदा करना भी पड़ता था। अगर वो शुल्क नहीं अदा मतलब किया जाता तो कार्टेज पद्धति नहीं। तो कार्टेज, यहां तक कि कार्टेज पद्धति के तहत हिंद महासागर को पार करने के लिए उस समय मुगल बादशाह अकबर, कौन था, मुगल बादशाह अकबर। सोचिए कितना बड़ा अकबर का नाम है, लेकिन अकबर को भी कार्टेज लेना पड़ा हिंद महासागर पार करने के लिए। तो अकबर को जब लेना पड़ा, तो सोचिए कि और सबको तो बिना लिए हुए काम नहीं चला होगा। और उस समय सोचिए कि पुर्तगाल कितना मजबूत स्थिति में था भी, कि अकबर को भी लेना पड़ा उस समय। और अकबर के बारे में थोड़ा सा आप लोग के यहाँ पर बता देते हैं, कि अकबर को बहुत, जब हम लोग ऐसे मुगल शासक पढ़ेंगे, है ना, मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, तब उस समय तो चर्चा होगा, लेकिन थोड़ा सा बताते हैं कि अकबर का बहुत इंटरेस्टिंग था एक कहानी, कि उसको बाहर जो है कि नहीं निकलने दिया जाता था। मतलब कि बहुत दिनों तक, बहुत उम्र तक, है ना,
वो महिलाओं को देखा ही नहीं था, किसी लड़की को देखा ही नहीं था, मतलब उसको लड़की को देखने का अलाउ नहीं था। खूबसूरत था ही अकबर, अगर देख लेगा तो इसी तो और का क्या से क्या हो जाएगा। इसलिए जब बाहर निकला तब उसको पता लगा, अच्छे इतनी इतनी खूबसूरत भी होती है ना। इस तरह के भी लोग होते हैं। तो बहुत दिन तक उसको दूर रखा गया था महिलाओं से, महिलाओं का परछाई भी उसके ऊपर नहीं पड़ता था। तो यहाँ पर अकबर के बारे में तो कभी कभी पूछ देगा कि किस मुगल बादशाह को काटेज लेना पड़ा था। तो किस मुगल बादशाह को काटे लेना पड़ा था? तो मुगल बादशाह अकबर को। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? जो हम बता रहे हैं उसको बार बार यही कर रहे हैं कि लिखते जाइए, लिखते जाइए। लिखने से फायदा होगा, एक तो सुन रहे हैं तो याद हो रहा, और लिखने से और फायदा होगा कि पूरा 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 का पूरा आपको याद हो जाएगा। तो कुछ चीजों को हम लिख भी दे रहे हैं, और जो चीज नहीं लिख पा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसको भी पूरा कॉपी में लिख लिया कीजिए। अब यहाँ पर बात आती है कि पुर्तगाली जो थे यहाँ पर आए तो हम लोग को क्या क्या देके गए। पुर्तगाली यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या देके गए, ठीक है। तो क्या क्या इनका देन रहा पुर्तगालियों का भारत में, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो पुर्तगालियों का देन, बार बार एक ही चीज गलत हो रहा। पुर्तगालियों का देन या पुर्तगालियों की देन, तो क्या क्या रहा पुर्तगालियों की देन? तो हम लोग समझते हैं कि जानते ही होंगे कि एक प्रिंटिंग प्रेस है ना, जो कहाँ स्थापित किया था? गोवा में, है ना। तो प्रिंटिंग प्रेस यानी कि छपाई वाला काम, है ना। तो गोवा में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था। गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, और यह प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब किया था? तो 1556 ईस्वी में। कब क्या था? 1556 ईस्वी में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था। और इसके साथ ही देखिएगा कि बहुत सारे चीज, जैसे काली, ये तंबाकू देख लीजिए, आलू देख लीजिए, मक्का देख लीजिए, है ना। तंबाकू, तंबाकू, आलू, मक्का, मक्का, लाल मिर्च, लाल मिर्च, और बहुत सारे थे, है ना। लाल मिर्च हो गया, लीची, संतरा, काजू, सब इसी का था ना। बादाम, लीची, संतरा, काजू, बादाम, सब इसी का देन है। सब जो है कि यही उगाना शुरू किया था। आज देखते भी होंगे, काजू, है ना, खाइए आराम से, बादाम खाइए, क्या खाते पीते रहिए, है ना। मजबूत रहेगा शरीर। जब तक मजबूत नहीं रहिएगा तो दिमाग से भी कमजोर होइएगा। ऐसा बात नहीं है कि पतला दुबला आदमी ज़्यादा कमजोर होता है दिमाग से। अगर शरीर से कमजोर है तो दिमाग से भी कमजोर होगा, ऐसा बात नहीं है ना। तो ये सब इसका क्या था? देन था, है ना। ये सब क्या था? इसका देन था। यहाँ तक देखिए कि 9 सैनिक महत्ता भी इसकी क्या थी? 9 सैनिक महत्ता भी जो स्थापित किया था ये भारत, है ना। तो 9 सैनिक महत्ता को स्थापित किया, स्थापित किया। 9 सैनिक महत्ता को भी स्थापित किया। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये जो था चटगांव, जो था चटगांव बंदरगाह था, ये सबसे प्रमुख बंदरगाह इसका माना जाता था, है ना। तो सबसे महान बंदरगाह जो पुर्तगालियों का था, सबसे महान बंदरगाह, सबसे महान बंदरगाह कौन था? चटगांव।
पुर्तगालियों का सबसे महान बंदरगाह कौन था? चटगांव था, है ना, चटगांव था। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि वहां पर हम बोलना भूल गए हैं कि जो आपका पतन का जो कारण में था, है ना, पतन का जो कारण था, प्रभुत्व का पतन में, वहां पर एक चीज और भी था। कौन सा कारण था? धार्मिक असहिष्णुता, है ना, धार्मिक असहिष्णुता। तो धार्मिक असहिष्णुता के लिए वो क्या था कि धर्म को क्या कर रहा था, यहाँ के धर्म को क्या करता है, वो प्रभावित कर रहा था, क्योंकि वो ईसाई धर्म यहाँ पर ईसाई धर्म स्थापित करना चाह रहा था। अब बताइए कि ईसाई धर्म स्थापित यहाँ पर करना चाह रहा था, जो पहले से यहाँ पर धर्म मान रहे थे उसका तो धर्म क्या था, समाप्त हो जाता। तो कहा कि ये तो बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है कि मेरा धर्म ही समाप्त हो रहा है। तो पतन का ये भी एक कारण बना, धार्मिक असहिष्णुता, है ना, पतन का ये भी एक कारण बना। और यहीं पर देखिएगा कि पुर्तगाल तो बहुत पहले आए थे, सबसे पहले व्यापारी, है ना, पुर्तगाल ही थे जो भारत में आए 1498 से वास्को डी गामा साहब आए। लेकिन सबसे अंतिम में भी जाने वाले यही थे, जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, है ना, जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसको कैसे कैसे सेना के वर्चस्व से क्या क्या इसको भगाया गया। ये जो गोवा में स्थापित कर लिया था अपना पूरा व्यवस्था, है ना, तो गोवा को देखिए कि राजधानी भी बनाया था। कौन बनाया था? नीनो डी कुन्हा बनाया था राजधानी। कब बनाया था? 1530 ईस्वी में, है ना, 1530 ईस्वी में शायद नीनो डी कुन्हा के बारे में हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर देख लीजिए, नीनो डी कुन्हा अपना मुख्यालय कोची से गोवा स्थान किया और 1500 यहाँ पर लिख देते हैं, 1530 ईस्वी में गोवा को राजधानी बनाया था। गोवा को राजधानी बनाया था, राजधानी बनाया। कौन बनाया था? तो नीनो डी कुन्हा। तो नीनो डी कुन्हा गोवा को राजधानी बनाया था। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं नीनो डी कुन्हा तो राजधानी बनाया था, लेकिन जीता कौन था? जीता था कौन? अल्फांसो द अल्बुकर्क। कब जीता था? 1510 ईस्वी में। तो अब जो है कि जब यहाँ पर से भगाने की कोशिश, भाग ही नहीं रहा था, तो सेना की बदौलत यहाँ से क्या किया, गोवा से, है ना, पुर्तगालियों को भगाया गया। ये जो काम किया गया, है ना, ये कब किया गया? तो ये जो काम किया गया 1661 ईस्वी में। कब किया गया? तो 1661 ईस्वी में। तो पुर्तगालियों को, है ना, गोवा से अब 1961 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में क्या किया गया? वापस भेज दिया गया कि अब जाओ, यहाँ तुम बहुत दिन तक रहा, वापस, है ना, या वापस भेज दिया गया, भेज दिया गया। और इसी उपलक्ष्य में 19 दिसंबर 1961 को, अब 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। गोवा मुक्ति दिवस, गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत बार ये प्रश्न पूछ चुका है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को। कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा मुक्ति दिवस मनाया था। ये पूरा कहानी था यूरोपियों के आगमन में, है ना। सिर्फ पुर्तगाल, है ना, पुर्तगाली के बारे में पढ़े हैं। अब पुर्तगाली में भी कौन कौन यहाँ पर आए हैं उसके बारे में पूरा कहानी, एक पूरा कहानी को हम लोग पढ़े, समझे कि फैक्ट्री क्या होता है, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था, ये सभी को हम लोग समझ लिए। प्रथम वायसराय कौन था, वास्तविक संस्थापक कौन था, वास्को डी गामा यहाँ से क्या लेकर गया था, वो लेकर गया जिस वस्तु को, उससे कितना मुनाफा कमाया, सभी की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ से कभी किसी भी एग्जाम में बैठिए तो आपको नहीं लगता है कि आपको एक भी प्रश्न यहाँ से छूटने वाला है। एक भी प्रश्न आपका यहाँ से छूटने वाला नहीं है पुर्तगाली से। इसी तरह से हम लोग अब अगला जो
यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में पढ़ेंगे, वो है डच। तो आगे जो क्या पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, डच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, थैंक यू। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, बढ़िया से मन लगा के पढ़िए और कंटिन्यू रहिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, ओके, बाय।